स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों साल 1993 ईस्वी बिहार का आसमान काले धुएं से ढका हुआ था। यह धुआं किसी सामान्य आग का नहीं था, यह धुआं था सभ्यता के उसी घर का जिसे इंसानों ने सदियों की तपस्या से खड़ा किया था। जी हाँ, इतिहास बताता है कि बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा लगाई गई वह आग जो 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने सोचिए वहाँ कितना कुछ था जलने के लिए। बख्तियार खिलजी ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पर हमला किया। जी हाँ, लगता है लूटपाट मकसद, लेकिन नहीं, सनातन संस्कृति और ज्ञान के इस भंडार को पूरी तरह नष्ट कर देना उसका आखिरी लक्ष्य था। जी हाँ, आखिर अंदर से कितनी दिखती थी उस आखिरी दिन, यहाँ वास्तव में क्या हुआ था। अगर आप सच में जानना चाहेंगे तो चलिए इतिहास को शुरू से देखते हैं और सुनते हैं। स्वागत है 5वीं शताब्दी के भारत में, स्वागत है जलने से पहले के नालंदा महाविहार में। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान का एक पूरा सार था जिसकी नींव गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में रखी थी। जी हाँ, लेकिन आने वाली सदियों ने हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने इसे इतना भव्य बना दिया कि इसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती थी। मैं चीनी यात्री हुएनसांग जो आया और कहता है, मैं करीब 7वीं शताब्दी में यहाँ छात्र और शिक्षक के रूप में मैंने यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दी। सैकड़ों विदेशी नागरिक मेरी तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। भले ही आज चीन आगे है, एक समय था जब भारत सबसे आगे था। जरा इसके मुख्य द्वार की कल्पना करें। यह द्वार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, इसमें विशेष संदेश छुपे हुए हैं। यह था सॉरी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा का केंद्र था। नालंदा में प्रवेश पाना आज के ऑक्सफोर्ड से भी कई गुना मुश्किल था। वहाँ का द्वार पंडित ही आवेदकों से ऐसे कठिन सवाल पूछते थे कि 10 में से 8 छात्र निराश होकर यहीं से लौट जाते थे। जो अंदर कदम रख पाता था वह पहले से ही एक जीनियस होता था। अंदर कदम रखते ही आपको इसकी विशालता का एहसास होता है। यह पूरा परिसर एक ऊंची दीवारों से घिरा था। यहाँ 8 बड़े शिक्षण परिसर और 10 भव्य मंदिर थे। यह इमारतें सिर्फ 1 या 2 मंजिल की नहीं थी। जी हाँ, कुछ इमारतें 4 से 5 मंजिल तक ऊंची थीं, जो उस द्वार की इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। इस तरफ कलात्मक नक्काशी, मूर्तियों से सजी दीवारें और शांत वातावरण। यह जगह शोर शराबों से दूर सिर्फ चिंतन और मनन के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, अब जैसे एक वहाँ पे आया बौद्ध भिक्षु था कुरियत से, चलिए उसको भी यहाँ नालंदा की कक्षाएं वो दिखाता है। यहाँ का माहौल आज के लेक्चर हॉल जैसा नहीं था। यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि ज्ञान की गूंज होती थी। नालंदा को अक्सर बौद्ध मठ कहा जाता है, लेकिन यह एक अधूरा सच है। यहाँ का महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी लेकिन यही तो बस शुरुआत थी। यहाँ वेदों का पाठ होता था, वहाँ तर्कशास्त्र पर तीखी बहस चलती थी। एक तरफ छात्र व्याकरण की जटिलताओं को सुलझाते रहे थे, दूसरी तरफ चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा के प्रयोग हो रहे थे। जी हाँ, खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र और धातु विज्ञान ऐसे विषय नहीं था जो नालंदा की दीवारों के भीतर न पाया जाता हो। यह वह वजह ही थी जहाँ आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री ने शायद अपनी कुछ गणनाएं की होंगी। यह वह जगह थी जहाँ नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री ने धातुओं के रहस्य खोजे। यहाँ रटने पर नहीं बल्कि प्रश्न पूछने और बहस करने पर जोर दिया जाता था। जी हाँ, हर दिन एक नया विचार जन्म लेता था। ग्रैंड लाइब्रेरी और नालंदा का सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए कुछ और मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, आखिर आपका भारत महान इतिहास देख रहे हैं। ठीक है, आप जो मेरे पीछे पुस्तक का भंडार देख रहे हैं, यह नालंदा की लाइब्रेरी है। इस अंक में मैं आपको इसकी भव्यता दिखाता हूँ। यह जगह जिसके जलने का दर्द इतिहास आज भी महसूस करता है। यह है धर्म गुंज यानी धर्म का बाजार। यह नालंदा का पुस्तकालय था सॉरी प्राचीन सभ्यताएं लिखना सीख रही थी। यहाँ नालंदा के पास 3 विशालकाय बहुमंजिला इमारत सिर्फ किताबों के लिए ही थी। इनके नाम थे रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। इनमें से रत्न दधी 9 मंजिला ऊंची इमारत थी। कल्पना करें 9 मंजिल सिर्फ और सिर्फ पांडुलिपियों से भरी हुई थी। यहाँ लगभग 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियाँ थी। ताड़ के पत्ते पर लिखी गई वे अमूल्य धरोहर जिनमें दुनिया भर का ज्ञान सिमटा हुआ था। ग्रीस, फारस, चीन और भारत का सारा ज्ञान यहाँ सुरक्षित था। यह सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं था, यह एक जीवित स्थान था जहाँ दिन रात सैकड़ों लिपिकार पुरानी पांडुलिपियों की नकल तैयार करते थे ताकि ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके और दूर दूर तक फैलाया जा सके। जी हाँ, जो ज्ञान यहाँ था वह दुनिया में और कहीं नहीं था। जी हाँ, यही वह खजाना था जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती थी, और वह खजाना जो ईर्ष्या का कारण बना। इतने विशाल संस्थान को चलाना आसान काम नहीं था। नालंदा में 10,000 से भी अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक यहाँ रहते थे। इन मठों या बिहारों में रहते थे। ईंट के पत्थर के बिस्तरों के अवशेष आज भी खंडहरों में मिलते हैं। यहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। रहना, खाना, कपड़े और चिकित्सा सब कुछ मुफ्त। इनका खर्चा कैसे चलता था? इतिहास बताता है कि लगभग 200 गाँव का राजस्व नालंदा के नाम पर दिया गया था। इन गाँव के लोग अनाज, दूध, घी बैलगाड़ियों में भरकर यहाँ लाते थे। नालंदा सही मायनों में दुनिया का पहला
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के गलियारों में आपको सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के छात्र भी मिल जाते थे। यह एक मेल्टिंग पॉट था जहाँ विभिन्न संस्कृति एक ही उद्देश्य के लिए मिलती थी, ज्ञान की खोज। जी हाँ, 700 सालों तक नालंदा दुनिया को रोशन करता रहा। 1193 का वो साल जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया, तो बख्तियार खिलजी का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं था। उसका उद्देश्य था एक संस्कृति, एक विचारधारा और एक ज्ञान परंपरा की जड़ को मिटा देना, जिसमें वो सफल भी रहा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो सफल भी रहा। कहा जाता है कि जब धर्मगुंज पुस्तकालय में आग लगाई गई तो उसमें इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीने तक नहीं बुझी। उस आग में हमने क्या खोया? जी हाँ, इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। चिकित्सा के वे फार्मूले, गणित के वे सिद्धांत, खगोल विज्ञान की वे गणनाएं जो शायद दुनिया को सदियों आगे ले जा सकती थी, सब दुनिया में मिल गई। आज आज हमें यह दिखाया जाता है जो हमने खो दिया। यह दृश्य हमें गर्व से भरते हैं, लेकिन साथ ही एक टिस भी छोड़ देते हैं।